नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जिस व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका नाम है श्री अरविंदो। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने ना सिर्फ भारत के इतिहास के ऊपर सही वर्णन किया है, भारत के शास्त्रों को पढ़ा है, बल्कि भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो एक क्रांतिकारी हैं, एक विचारक हैं, एक प्रचारक हैं, एक संत हैं और भी बहुत कुछ हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में आज हम लोग जानेंगे, जिनका नाम है श्री अरविंदो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि श्री अरविंदो का जीवन किस प्रकार का है और ये वीडियो बनाने के पीछे मुझे प्रेरणा कैसे मिली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा कि श्री अरविंदो कौन है, श्री अरविंदो ने क्या किया है, तो उन लोगों को अफ़सोस की बात है कि बहुत कम उनके विषय में पता था। और ये वीडियो बनाने के पीछे एक कारण और है कि अभी 150वीं जन्म जयंती हम श्री अरविंदो की मना रहे हैं। जी हाँ, अभी 15 अगस्त को 2022 में हम लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया, तो उस समय 150वीं जन्म जयंती जो है, वो श्री अरविंदो जी की हम लोगों ने मनाई है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम जो कि चला आ रहा था कई वर्षों से, उसके कारण महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारा काम किया, देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके विषय में बहुत ही कम हमारे देश के अंदर लोगों को पता है, बहुत ही कम हमारे देश के अंदर लोगों को बताया गया है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्री अरविंदो, जिनके विषय में बहुत कम हमारे इतिहास के अंदर पढ़ाया गया। तो आज मैं उनकी जीवनी के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय के विषय में। तो जो श्री अरविंदो हैं दोस्तों, उनके जीवन के विषय में यदि आज मैं बात करूं, तो श्री अरविंदो का जो जन्म है 1872 के अंदर बंगाल के अंदर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ। और उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, वो नॉर्मल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के बाद जो हम पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही गरीब परिवारों से थे। लेकिन श्री अरविंदो के विषय में यदि मैं बात करूं, तो श्री अरविंदो गरीब परिवार से नहीं थे। श्री अरविंदो एक अमीर फैमिली से थे। उनके पिता भी एक सर्जन थे, उनके ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर की भी यदि हम बात करें, तो वो भी रिच फैमिलीज से थे। पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली उनकी हुआ करती थी। और उनके पिता जो थे, वो अंग्रेजी शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थे और वो चाहते थे कि श्री अरविंदो भारतीय शिक्षा को ना लें, अंग्रेजी शिक्षा को ही लें। और वो, जैसा कि बहुत सारे नॉर्मल लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो वो भी उस समय यही चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज में जाए, आईसीएस क्लियर करे। अनफॉर्चुनेटली उस समय आईसीएस क्लियर करने के लिए जो एग्जाम होता था, वो एग्जाम सिर्फ लंदन में हुआ करता था। तो अंग्रेजी स्कूल के अंदर, एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर श्री अरविंदो को बचपन में दार्जिलिंग के अंदर पढ़ाया गया। उसके बाद श्री अरविंदो को 7 वर्ष के जब वो थे, तो लंदन भेज दिया गया। अब लंदन के अंदर भी एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर वो पढ़े। उनके पिता ने पूरा ख्याल रखा कि उनके ऊपर कोई भी भारतीय भाषाओं का प्रभाव, भारतीय संस्कृति का प्रभाव ना पड़े। वो अंग्रेजी तरह से पले बढ़ें और अंग्रेजी तरह से पल बढ़कर वो आईसीएस क्लियर करें। तो उनके 2 भाई और एक बहन भी थे। तो पिता का जो मकसद था कि एक ना एक बच्चा तो मेरा सिविल सर्विसेज में क्लियर कर जाए। लेकिन उनकी बहन का दूसरी तरफ इंटरेस्ट था, तो वो भी नहीं गई उसमें। उसके अलावा उनके एक जो भाई थे, वो भी दूसरी तरफ चले गए, कला संस्कृति की तरफ। और तीसरे भाई जो थे, वो भी दूसरी तरफ चले गए। तो एकमात्र जो व्यक्ति थे, वो श्री अरविंदो, वो ही एकमात्र आशा उनके पिता की बचे कि ये व्यक्ति अब आईसीएस का एग्जाम क्लियर करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तो श्री अरविंदो को पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाया गया। उसके बाद स्कॉलरशिप लेकर वो वहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन है, उसमें वो पहुंचे। वहां से उन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद जो टफेस्ट एग्जाम होता था उस समय का, आईसीएस, पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज था, पूरी दुनिया से लोग उसमें बैठते थे। तो वो जो एग्जाम हुआ, उस टफेस्ट एग्जाम के अंदर श्री अरविंदो जी बैठे और 250 लोगों में से उनकी 11वीं रैंक आई। तो उन्होंने टॉप किया, 11वीं रैंक आई। लेकिन जो नियति को मंजूर होता है, असल में वही होता है। पिता ने जिस संस्कृति से उन्हें दूर रखा था, कॉलेज के समय में वो भारत के विषय में जानना शुरू हो गए। और न सिर्फ जानना शुरू हो गए, बल्कि उन लोगों के संपर्क में आ गए जो लोग देशभक्ति की मुहिम वहां पर चलाए हुए थे। तो उनके मन में भारत के प्रति एक भाव जागृत हो गया और अंग्रेजों की नौकरी उन्होंने ना करने का निर्णय लिया। और आईसीएस के एग्जाम के बाद फिर उन्होंने वो चीज छोड़ दी। और उसके बाद
श्री अरविंदो को पैसे की दिक्कत हुई तो उस समय महाराजा बड़ौदा के जो थे सयाजीराव गायकवाड़ थ्री, वो वहां पर पहुंचे लंदन में और उन्होंने उनको अपनी रियासत में जॉब ऑफर कर दी। तो उनकी रियासत में जॉब करने के लिए श्री अरविंदो वहां से वापस लौटे। वापस लौटते समय एक दुखद घटना उनके साथ घटती है कि श्री अरविंदो जब वापस आ रहे होते हैं तो उनके पिता वहां पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आएंगे और वो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनके पिता से किसी ने बोल दिया कि उनके बेटे का जहाज डूब गया है। तो वो जहाज डूबने की खबर सुनकर पिता की वहीं मृत्यु हो गई। और जब श्री अरविंदो वापस लौटे तो उनको ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पिता से इस तरह का किसी ने झूठ बोला और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है महाराजा गायकवाड़ के यहाँ सेक्रेटरीट में जॉब की, रेवेन्यू में जॉब की, पढ़ाना शुरू करा। एक कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी बने। बहुत अच्छे वो टीचर थे, बहुत अच्छे लेखक थे। लेख लिखना शुरू करा, मैगजीन्स में लेख लिखना शुरू करा और वहीं से वो लोकमान्य तिलक, सिस्टर निवेदिता और ऐसे कई लोगों से जुड़ गए जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। और उनका मन जो था, जो हृदय जो था, वो भारत को आजाद करवाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। तो उसके बाद श्री अरविंदो ने बंगाल के क्रांतिकारियों से और मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों से भी संपर्क साधा और अनुशीलन समिति की स्थापना में उनका बहुत बड़ा एक योगदान और हाथ रहा। अनुशीलन समिति के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में जो भी क्रांतिकारी थे, जैसे कि रास बिहारी बोस हों या सुभाष चंद्र बोस हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर जी हों, ये सभी लोगों का कहीं ना कहीं अनुशीलन समिति से जुड़ाव रहा है। और इसी अनुशीलन समिति से ही प्रभावित होकर HRSA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बनी, इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये सब थे बाद में, ये भी इसी से प्रभावित होकर बनी। तो श्री अरविंदो क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत गहरे तक लिप्त हो गए थे और वो देश को आजाद कराने की लड़ाई में अपना जी जान लगा रहे थे। तो उसी समय रासबिहारी बोस ने एक घटना घटी जब एक बम मजिस्ट्रेट के ऊपर फेंका और वो बम मजिस्ट्रेट को तो नहीं लगा, लेकिन दूसरी बग्गी में बैठे हुए लोग उसमें उड़ गए और उसके कारण रासबिहारी बोस को फांसी हुई। और उसी केस के कारण अलीपुर के अंदर श्री अरविंदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री अरविंदो को जब गिरफ्तार किया गया तो जेल के अंदर उनका जीवन थोड़ा सा परिवर्तित हुआ। क्रांति का जो एक उनके ऊपर जज्बा था वो तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने गीता का, महाभारत, रामायण, उपनिषद और सभी भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना जेल में शुरू करा। लगातार 1 वर्ष तक वो ध्यान, योग वो सब करते रहे, उन ग्रंथों को पढ़ते रहे। और उसी दौरान उनका एक घटनाक्रम है जो उन्होंने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद से जब उनकी मुलाकात हुई तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और उनके द्वारा कहे गए शब्द उनके दिमाग में सारे समय गूंजते रहते थे। तो उससे उनका जीवन अचानक से परिवर्तित हुआ और वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। और आध्यात्म की तरफ मुड़ने के बाद उन्होंने काफी सारे आध्यात्मिक चीजों को लिखना भी शुरू करा। हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियां उन्होंने छोड़ी नहीं। 1 वर्ष बाद वो जेल से छूटे, उसके बाद छद्म नाम से वो लेख लिखते रहे, वंदे मातरम नाम का अखबार चलाते रहे। तो ब्रिटिश ने वापस उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकाल दिया। तो जब ब्रिटिश ने अरेस्ट वारंट वापस उनके खिलाफ निकाल दिया तो फिर परेशान होकर आखिर वो पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी जाने के पीछे का मकसद ये था कि पौंडीचेरी जो था उस समय फ्रेंच कॉलोनी था। तो फ्रेंच कॉलोनी में ब्रिटिश नहीं घुस सकते थे, तो वहां उनका राज था। तो उस जगह पर जाकर वो रहने लगे। वहां से वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे, लिखने लगे आर्टिकल्स, लेख वगैरह। लेकिन वहां पर फिर उनका हृदय परिवर्तन होकर वो धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ मुड़े और लेटर्स वगैरह जो थे सरकार के खिलाफ और बहुत सारे लेख वगैरह वो तो वो लिखते ही थे। इसके अलावा ज्यादातर ध्यान उनका आध्यात्म में, उपनिषदों को पढ़ने में, वेदों को पढ़ने में, आसान भाषा में इसको लोगों तक पहुंचाने में गुजरने लगा। इसके बाद 1926 के अंदर उन्होंने पौंडीचेरी में जो है अरविंदो आश्रम की जो है वो स्थापना की और श्री अरविंदो के नाम से वो जाने जाने लगे। वो साइन भी श्री अरविंदो के नाम से करने लगे और उसके बाद आध्यात्म पर हजारों लाखों लेक्चर्स उन्होंने दिए। भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए उसके विषय में उन्होंने बात की। वो 3 विषयों पर बात करते थे कि इंडिविजुअल, फिर उसके बाद यूनिवर्सल और फिर ट्रांसेंडेंटल। तो वो कहते थे कि सबसे पहले हमें स्वयं को समझना है, फिर दुनिया को समझ के उससे जुड़ना है और फिर उस सबसे परे एक जो जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया, उसको समझना है। तो ये इस तरीके से उनका एक जीवन चला। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसे उसमें भारतीय शिक्षा को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है पश्चिमी शिक्षा के अंदर, कैसे उसमें अध्यात्म और योग को डाला जा सकता है, इस विषय पर
बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। श्री अरविंदो ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जब बंग भंग आंदोलन हुआ 1905 के अंदर, तो स्वदेशी का नारा दिया, स्वराज्य का नारा दिया। सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की बात यदि इस देश के अंदर किसी ने की तो वो श्री अरविंदो ने की। उन्होंने कहा कि हम आधा स्वराज्य नहीं चाहते, ब्रिटिश की कॉलोनी बनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूर्ण स्वराज। उसके बाद ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा लिया। स्वदेशी की बात भी उन्होंने की, बॉयकॉट करने की बात भी सबसे पहले उन्होंने की कि विदेशी जो अंग्रेजी चीजें हैं उनका बॉयकॉट किया जाए। तो इस तरह से कई सारे आंदोलनों के सृजनकर्ता के तौर पर यदि हम देखें तो वो महर्षि श्री अरविंदो हैं। और श्री अरविंदो ने उसी समय लिख दिया था कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा और सारी दुनिया में भारत का परचम वापस लहराएगा, जैसा कि प्राचीन काल में था। और जब देश आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान अलग हुआ, इससे भी वो बहुत आहत हुए और उन्होंने इसके बारे में भी एक बार लिखा था कि बहुत दिनों तक भारत और पाकिस्तान अलग नहीं रह पाएंगे और अखंड भारत बनकर रहेगा। और ये सारे के सारे देश जो भारत के पहले हिस्सा थे वो सभी के सभी वापस आकर भारत में मिलेंगे और एशिया की ताकत दुनिया एक बार फिर से देखेगी। तो इस तरह से वो अपना काम कंटिन्यू करते रहे और बहुत ही दुखद जो समय आया जब 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद भी लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो दुनिया भर में फैला। मदर ने उनके काम को आगे बढ़ाया, जो के समकालीन ही लोग उनको मानते थे और उन्हीं के बराबर उनका ज्ञान और ऊर्जा थी। तो मदर ने काफी बाद के वर्षों तक उनके कार्य को आगे बढ़ाया। और ऑरविले नाम के एक नगर की भी उन्होंने वहां पर जो है तमिलनाडु के पास वहां पर स्थापना की है पौंडीचेरी में। तो वो ऑरविले जो है वो एक विश्व नगर है, वो अपने आप में एक ऐसा नगर है जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज यूज करते हैं। उनकी अपनी एक करेंसी की अवधारणा है, उनकी अपनी एक शिक्षा की अवधारणा है। वो एक फ्री कंट्री के तौर पर दुनिया में जानी जाती है, वो भारत में है। आप सभी को कभी मौका मिले तो ऑरविले जाकर जरूर घूमें, श्री अरविंदो के विचारों को पढ़ने का मौका मिले तो उनकी पुस्तकें जरूर पढ़ें। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नोबेल प्राइज के लिए भी 2 बार नॉमिनेट हुए, 1943 में लिटरेचर के लिए और 1950 के अंदर वो पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, क्रांतिकारी थे, इसलिए अंग्रेजों ने कभी उनको वो प्राइज जीतने नहीं दिया। लेकिन इससे उनकी जो महानता है वो कम नहीं हो जाती है। सारे देश के लिए वो एक महान महर्षि है, महान क्रांतिकारी है, महान संत हैं और उनका लिटरेचर दुनिया भर में पढ़ा जाता है और प्रेज किया जाता है, यानी उसकी तारीफ की जाती है। फ्रांस के अंदर भी उनका बहुत रिगार्ड है, यूरोप के अंदर उनका बहुत रिगार्ड है। उनके एजुकेशन के विषय में विचारों को दुनिया भर में माना जाता है और आज भी उनके आश्रम कई जगह पर मौजूद हैं और दुनिया भर में लोग उनके फॉलोअर्स हैं, ऑरविल में आते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे महान क्रांतिकारी के विषय में यदि युवा नहीं जानते तो हम लोगों को बहुत दुख होता। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोगों ने श्री अरविंदो के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करी। हालांकि मैंने बहुत कम उनके विषय में आपको बताया है, इससे बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका है। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश एजुकेशन में, चर्च एजुकेशन में पढ़ा, बाद में क्रांति से जुड़ा, क्रांतिकारी बना, क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी समितियां उसने गठित की, लेख लिखना शुरू करे, इंटेलेक्चुअली भी ब्रिटिश को कई जगह पर काउंटर किया, फिर भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से पढ़कर आत्मसात कर कर उसे भी लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाया। और उसके बाद भारत के विषय में वो सारी की सारी बातें लिख कर गए, जो भविष्य में आज भी हम देखते हैं कि उनके मृत्यु के बाद भी वो चीजें जो वो लिख कर गए थे वो गठित होती जा रही हैं। और जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन देश को आजादी मिली, उनके 75वें जो जन्म दिवस था उस पर। तो ऐसे महर्षि अरविंदो के 150वें जन्म जयंती वर्ष को इस 2022 में हम लोग मना रहे हैं। ऐसे महर्षि अरविंदो को हिस्ट्री ऑफ थिंग्स की और मेरी तरफ से शत शत नमन। और यदि आपको श्री अरविंदो के विषय में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें, साझा करें, ताकि ऐसी महान शख्सियत के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जान पाए। धन्यवाद।